अपारे काव्य संसारे कविरे प्रजापति। का एक मूल्य यह है कि वो कालातीत है। मुझे ये कहना ज़रूरी लग रहा है कि ये बहनें और अन्य कविताएं की जो कविताएं हैं ये करीब 20-25 साल पुरानी कविताएं हैं और ये सभी 70 के दशक की कविताएं हैं। संग्रह की पहली कविता है विस्मृत आवास, भूला हुआ घर। टूटी फूटी उजाड़ बंद अकेली कुटिया, खुलो मेहमानों को पानी दो, तुम्हारा सुस्त निवासी देखो आया है, बोलो कितने दिनों से बंद हो, माँ कहाँ है। खुलो एक अच्छी खबर की तरह, नहीं तो एक बुरी खबर ही की तरह सही, अचानक गले लिपटकर शर्मिंदा कर दो मुझे कि जहां मेरी यादें समाप्त होती हैं माँ रहती होगी, और जहां मैं गेंद की तरह उछलता हूं बचपन में अब सूखी हवा चलती होगी। कुटिया बनो ऐसी सजा जैसी माँ ने नहीं दी, हमें कैद कर लो यहाँ कि दिख पड़े अचानक हमें आसमान। आगे का हाल। मैं ही कल चप्पल सुधरवा रहा था, मेरा ही रुमाल खो गया था यहीं कहीं। कल कुछ क्षणों के लिए जीवन खेल हो गया था, मेरी इच्छाएं कल मुझे चकमा देती थीं, कल ही मैं तुम्हारे करीब आकर लौट गया था। दोपहर बाद मैं ही हंस रहा था लगातार, भूल जाना भी एक वरदान है। शाम को मैं ही उल्टी कर रहा था, एक आवाज आपने सुनी होगी। संयोग से एक दोस्त टकरा गया, पुराने हवाले देता था, आगे का हाल पूछता था। चक्कर में पड़ गया, क्या करूं मैं, कुछ नहीं कर सका उसको एक गंदी चाय पिलाने के सिवा। चालाकी खुद एक प्रकार की मूर्खता है, ये वाक्य मैंने ही बोला था। मैं ही बदहवास हो गया था गली में चलते चलते, मेरा ही गला बंद हो गया था विश्वास की कमी से। बहनें कोयला हो चुकी हैं हम, बहनों ने कहा रेत में धंसते हुए, ढक दो अब हमें चाहे हम रुकती हैं यहाँ तुम जाओ। बहनें दिन को हुलिये बदल कर आती रहीं, बुखार था हमें शामों में। हमारी जलती आंखों को और तपिश देती हुई बहनें शाप की तरह आती थीं हमारी बर्राती हुई जिंदगियों में। बहनें ट्रैफिक से भरी सड़कों पर मुसीबत होकर सरों पर हमारे मंडराती थीं। बहनें कभी सांत्वना पाकर बैठ जाती थी हमारी पत्नियों के अंधेरे गर्भ में। बहनें पहरा देती रहीं। चूल्हे के पीछे अंधेरे में
प्याज चुराकर जो हमें चकित करते हैं, उन चोरों को कोसती थी बहनें। खुश हुई बहनें हमारी ठीक ठाक चलती नौकरियों में भरी संभावनाएं देखकर। बहनें बच्चों को परी दरवेश की कथाएं सुनाती थीं। उनकी कल्पना में जंगल जानवर बहनें लाती थीं। बहनों ने जो नहीं देखा उसे और बढ़ाया, अपने अज्ञान की पूंजी बटोरते बटोरते। ये लकड़ी नहीं जलेगी, किसी ने यूं अगर कहा तो हम बुरा मान लेंगी, किस लिए आखिर हम हुई हैं लड़कियां। लकड़ियां जलती हैं जैसे हम जानती हैं, तुम जानते हो। लकड़ियां हैं हम लड़कियां, जब तक गीली हैं धुआं देंगी, पर इसमें हमारा क्या बस। हम पतीलियां हैं तुम्हारे घर की, भाई पिता। माँ देखो हम पतीलियां हैं, हमारी कालिक धोई जाएगी, नहीं धोया गया हमें तो हम बनकर कालिक बढ़ती रहेंगी और चीथड़े भरती रहेंगी शरीर में, जब तक ये गीलापन और स्वाद। हम सूखेंगी अपनी रफ्तार से, हम सूख जाएंगी। हम खड़खड़ाएंगी इस धरती पर सन्नाटे में, मोखों में, चूल्हों पर दोपहरियों में। अपना कटोरा बजाएंगी हम, हमारा कटोरा भर देना। मोरियों पर पानी मिल जाता है कुनबे वालों, पर घूरों पर दाना नहीं मिलता, हमारा कटोरा भर देना। हम तुम्हारी दुनिया में मकड़ी भर होंगी, हम होंगी मकड़ियां। घर के किसी कोने में जाला ताने पड़ी रहेंगी, हम होंगी मकड़ियां धूल भरे कोनों की। हम होंगी धूल, हम होंगी दीमकें, किवाड़ों की दरारों में बक्से के तले पर रह लेंगी। नीम की निबोलियां और कमल गट्टे खा लेंगी। हम रात झींगुरों की तरह बोलेंगी, कुनबे की नींद को सहारा देती हम ही होंगी झींगुर। कोयला हो चुकी हैं हम, बहनों ने कहा रेत में धंसते हुए। कोयला हो चुकी, कहा जूतों से पिटते हुए, कोयला सुबकते हुए। बहनें सुबकती हैं, राख हैं हम, राख हैं हम। गर्द उड़कर बैठ जाएगी सभी के माथे पर, सूखेंगी तुम्हारी आंखों में ग्लानी की पपड़ियां, गर्दन पर तेल की तह चमेगी देखना। बहनें मैल बनेंगी एक दिन साबुन के साथ निकल जाएंगी यादों से, घुटनों और कोहनियों को छोड़कर। मरती नहीं पर वे बैठी रहती हैं शताब्दियों तक घरों में। बहनों को दबाती दुनिया गुजरती जाती है जीवन के चरमराते पुल से, परिवारों की चीखते भौंपू को जैसे तैसे दबाती, गर्दन झुकाए अपने फफोलों को निहारती। एक दिन रास्ते में जब हमारी नाक से खून निकलता होगा मिट्टी में जाता हुआ, पृथ्वी की सलवटों में खोई बहनों के खारे शरीर जागेंगे। श्रम के कीचड़ से लिथड़े अपने आंचलों से हमें घेरने आएंगी बहनें, बचा लेना चाहेंगी हमें अपने रूखे हाथों से। बहुत बरस गुजर जाएंगे, इतने कि हम बच नहीं पाएंगे। प्यार जो अपार कोलाहल में शांत रहा, प्यार जो दोपहर भर महसूस नहीं हुआ, प्यार जिसने अजनबियों से घृणा नहीं की, परिणाम जो कारण में बदल गया। वो न दिखने वाले होठों सा, वो जिसमें अब भी मेरी वही उम्र है, वो कनपटियों पर हथौड़े की चोटों सा कोई धीमा संगीत नहीं था। हम मिलते थे जैसे दो कोढ़ी मिलते हैं, अंधे जैसे भविष्य से मिलते हैं जो गुजर जाता है और छाया रहता है। प्यार लूलों लंगड़ों का कभी न मिटने वाला, प्यार जिसके बगैर हम मर नहीं जाते शीत में पृथ्वी पर। प्यार, प्यार जिसे हमने सरल नहीं समझा, ऐसा प्यार अपार कोलाहल में शांत रहा और फिर दोपहर भर महसूस नहीं हुआ। यह है संगीत की अनुपस्थिति में। कमीज़ें चिथड़े हो सकती हैं कभी भी और पैंट हो सकते हैं बेकार। भारी कदमों से चलते हुए ये हादसों भरे दिन हैं, पर यहाँ अपनी निजी दुनिया में सारे कपड़े घिसते जा रहे हैं अपनी ओर से मौन। आवाजों की अपार दुनिया है, जाने क्यों इसमें घिसते हुए कपड़ों की भी एक आवाज है, अंतहीन, घिसटती हुई, दिलो दिमाग में रोती हुई।
एक उथल पुथल भरे रक्त रंजित समय में, जब अनिश्चय में तिरछी हो जा रही है पृथ्वी, एक पिटी हुई धुन में कपड़े भी घिसते जा रहे हैं। उनसे ढके एक धीमे और नगण्य शरीर में पूर्ववत खून दौड़ रहा है बिना रुके। पुश्तैनी तोप। मैं जिस कस्बे से आया हूँ उसमें एक तोपखाना हुआ करता था, तो बचपन में हम वहाँ काफी खेला करते थे। आप कभी हमारे यहाँ आकर देखिए, हमारा दारिद्र्य कितना विभूतिमय है। एक मध्ययुगीन तोप है रखी हुई, जिसे काम में लाना बड़ा मुश्किल है। हमारी इस मिल्कियत का पीतल हो गया है हरा, लोहा पड़ चुका है काला। घंटा भर लगता है गोला ठूंसने में, आधा पलीता लगाने में, इतना ही पोजीशन पर लाने में। फिर विपक्षियों पर दागने के लिए इससे खराब और अविश्वसनीय जनाब हथियार भी कोई नहीं। इसे देखते ही आने लगती है हमारे दुश्मनों को हंसी। इसे सलामी में दागना भी मुनासिब नहीं है। आखिर मेहमान को दरवाजे पर कितनी देर तक खड़ा रखा जा सकता है। शुक्रिया। गिरना। सबसे ज्यादा खामोश चीज है बर्फ, उसके साथ लिपटी होती है उसकी खामोशी। वह तमाम आवाजों पर एक साथ गिरती है, एक पूरी दुनिया और उसके कोहराम को ढांपती हुई। बर्फ के नीचे दबी है घास, चिड़ियां और उनके घोंसले, खंडहर और टूटे हुए चूल्हे। लोग बिना खाए जब सो जाते हैं, वह चुपचाप गिरती रहती है। बर्फ में जो भी पैर आगे बढ़ता है उस पर गिरती है बर्फ। बर्फ गिर रही है चारों ओर आदि अंतहीन, बर्फ गिर रही है चारों ओर आदि अंतहीन। रास्ते बंद हो रहे हैं, उस पार कोई चीखता है। बर्फ पर उसकी आवाज फैलती है जैसे खून की लकीर। घर शांत है। धूप दीवारों को धीरे धीरे गर्म कर रही है। आसपास एक धीमी आंच है। बिस्तर पर एक गेंद पड़ी है। किताबें चुपचाप हैं, हालांकि उनमें कई तरह की विपदाएं बंद हैं। मैं अध जगा हूं और अध सोया हूं, अध सोया हूं और अध जगा हूं। बाहर से आती आवाजों में किसी के रोने की आवाज नहीं है, किसी के धमकाने या डरने की आवाज नहीं है। न कोई प्रार्थना कर रहा है, न कोई भीख मांग रहा है। और मेरे भीतर जरा भी मैल नहीं है, बल्कि एक खाली जगह है जहां कोई रह सकता है। और मैं लाचार नहीं हूं इस समय, बल्कि भरा हुआ हूं एक जरूरी वेदना से। और मुझे याद आ रहा है बचपन का घर, जिसके आंगन में औंधा पड़ा मैं पीठ पर धूप सेंकता था। मैं दुनिया से कुछ मांग नहीं रहा हूं। मैं जी सकता हूं गिलहरी, गेंद या घास जैसा कोई जीवन। मुझे चिंता नहीं कब कोई झटका हिलाकर ढहा देगा इस शांत घर को। एक है इसका मंगल स्वप्न। विनोद जी की भी एक कविता है मंगल ग्रह के बारे में, जो पृथ्वी के बहुत पास आया था। जब मैंने ये कविता लिखी तो मुझे उस कविता की याद आई। उसकी शायद एक पंक्ति इसमें है, मंगल स्वप्न। वहां अगर जीवन की संभावना थी तो वह जरूर मंगल ग्रह रहा होगा। वहां अगर जीवन की संभावना थी तो वह जरूर मंगल ग्रह रहा होगा। मैं वहां आराम से था, अखबार, टीवी और टेलीफोन से दूर। मुझे नौकरी पर जाने की हड़बड़ी नहीं थी, बार बार छींक नहीं आती थी, सर में दर्द नहीं था, घुटन नहीं थी। मेरे होने के उद्देश्य के बारे में शंकाएं नहीं थी। जो मुझे करना था उसे न कर पाने की ऊब नहीं थी। अस्पतालों के बाहर टूटी हड्डियों वाले बच्चे और उन्हें दिखलाकर भीख मांगती माएं नहीं थीं।
उनसे कतरा कर निकलने का पश्चाताप नहीं था। वहां कोई शत्रु नहीं था, युद्ध नहीं था, धमकियां नहीं थी, बल्कि वहां हवा थी। एक पूरा वायुमंडल प्रकट होने को था, एक पूरा वायुमंडल प्रकट होने को था। और यह देखने का आश्चर्य बचा हुआ था कि पहली बार पानी कैसे बनता है। कुछ बारीक जीवों और वनस्पतियों के फूटने का आभास था। वहां सिर्फ शुरुआत थी और अंत नहीं था। लगातार जन्म की ओर प्रवेश था। पुनर्जन्म नहीं था, न उसके व्यापार में लगे हुए लोग थे। मुखौटों, त्रिशूलों, दांतों और नाखूनों से भेंट नहीं होती थी। पवित्रता की कस्में खाते, मुस्कुराते, फोटो खिंचाते जालिम नहीं थे, बल्कि अगर वहां मनुष्य थे तो वे खोजे जाने से बचते थे, अपने को छिपाए रहते थे एक अनिवार्य संकोच में। गोल, सुंदर, लाल और अभी अभी अपनी कक्षा से घूमकर आया वह मंगल ग्रह। गोल, सुंदर, लाल और अभी अभी अपनी कक्षा से घूमकर आया वह मंगल ग्रह, जहां पृथ्वी की तरह खून से सनी जगह हैं, ढहे हुए घर और जिंदा जलाए जाते लोग नहीं थे। पृथ्वी के बहुत पास आया वह। वहीं से किसी निर्मम हाथ ने खींचा मुझे, वहीं से गिरा मैं अपनी जीर्ण शीर्ण देह में। संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वो नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। एक केशव अनुरागी है, हमारे पहाड़ के एक बहुत बड़े ढोल वादक हुए हैं जो कि अछूत थे और वो आकाशवाणी में थे, और वो एक बहुत ही अद्भुत ढोल का इससे बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ शायद हाल के वर्षों में। वो बाद में शराबखोरी करते हुए मर गए। इनके बारे में दिल्ली के सवर्ण पहाड़ियों का रवैया ये था कि ठीक है ये बहुत बड़े जीनियस हैं, लेकिन ये सलाम तो यही हम करेंगे। तो यह ढोल एक समुद्र है साहब, केशव अनुरागी कहता था। इसके 20 ताल हैं, सैकड़ों शब्द, और कई तो मर खप गए हमारे पुरखों की ही तरह। फिर भी हैं संसार में आने और जाने के अलग अलग ताल। साल शुरू हो या फूल खिलें तो उसके भी अलग। बारात के आगे आगे चलती इसकी गहन आवाज, चढ़ाई उतराई और विश्राम के अलग बोल, और झोड़ा, चांचरी, पांडव नृत्य और जागर के वे गूढ़ शब्द जिन्हें सुनकर पेड़ और पर्वत भी झूमते हैं अपनी अपनी जगह। जीवन के उत्सव तमाम इसकी आवाज के बिना जीवनहीन। यह जितना बाहर बजता है उतना अपने भीतर भी। एक पाखे से फूटते बोल सुनकर बज उठता है दूसरे पाखे का कोई ढोल, बतलाता उस तरफ के हाल चाल। देवताओं को नींद से जगाकर मनुष्य जाति में शामिल करता है यह, काल के विशाल पर्दे को बजाता हुआ। और जब कोई इस संसार से जाता है तो मृत्यु का कातर ढोल सुनाई देता है, दूर दूर से बुला लाता लोगों को शव यात्रा में शामिल होने के लिए। लोग कहते थे केशव अनुरागी ढोल के भीतर रहता है, ढोल सागर के भूले बिसरे तालों को खोजने वाला बेजोड़ गायक, जो कुछ समय कुमार गंधर्व की संगत में भी रहा, गढ़वाल के गीतों को जिसने पहुंचाया शास्त्रीय आयामों तक। उसकी प्रतिभा के सम्मुख सब चमत्कृत। अछूत के घर कैसे जन्मा या संगीत का पंडित, और जब वो थोड़ी पी लेता तो ढोल की तालों से खेलता गेंद की तरह, कहता सुनिए यह बादलों का गर्जन
और यह रही पानी की पहली कोमल बूंद, यह फुहार, यह झमाझम बारिश, यह बहने लगी नदी, यह बना एक सागर, विराट प्रकृति गुंजायमान। लेकिन मैं हूं एक अछूत, कौन मुझे कहे कलाकार, मुझे ही करना होगा आजीवन, पाए लागन महाराज, जय हो सरकार। बिना शिष्य का गुरु केशव अनुरागी नशे में धुत सुनाता था एक भविष्यहीन ढोल के बोल। किसी ने अपनाई नहीं उसकी कला, अनछपा रहा वर्षों की साधना का ढोल सागर। इस बीच ढोल भी कम होते चले गए हमारे गांवों में, कुछ फूट गए, कुछ पर नई पूड़े नहीं लगी। उनके कई बाजगी दूसरे धुनों की खोज में चले गए। केशव अनुरागी मदहोश आकाशवाणी नजीबाबाद की एक कुर्सी पर धंसा रहा। एक दिन वह हैरान रह गया अपने होने पर, एक दिन उसका पैर कीचड़ में फंस गया, एक दिन वह अनजाने किसी से टकराया सड़क पर, एक दिन वह मनुष्यों और देवताओं के ढोल से बाहर निकल गया। वह रहता है अब मृत्यु के ढोल के भीतर। बिजली सुधारने वाले। अक्सर झड़ी के दिनों में जब सन्नाट पड़ती है बौछार और अंधड़ चलते हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं कई तार, या बिजली के खंभे पर कोई नंगा तार पानी में भीगता चिंगारियों में चिटकता है। एक फूल आग का बड़े तारे सा झरता है, अचानक उमड़ आई अंधेरे की नदी में। मोहल्ले के मोहल्ले घुप अंधेरे में डूब जाते हैं। वे आते हैं बिजली सुधारने वाले, पानी से तरबतर टोप लगाए। पुरानी बरसातियों की दरारों और कॉलर से रिश्ता पानी अंदर तक भिगो चुका होता है उन्हें। भीगते भागते वे आते हैं अंधेरे की दीवार को अपनी छोटी सी टार्च से छेदते हुए। वे आते हैं हाथों में रबर के दस्ताने चढ़ाए, साइकिल पर लटकाए एल्यूमिनियम की फोल्डिंग नसेनी, लकड़ी की लंबी छड़ और एक पुराने झोले में तार, पेंचकस, टेस्टर और जाने क्या क्या भरे हुए। वे आते हैं खंबे पर टिकाते हैं अपने नसेनी को लंबा करते हुए और चीनी मिट्टी के कानों को उमेटते एक एक करके खींचते हैं, देखते हैं, परखते हैं, फिर कस देते हैं किसी में एक पतला सा तार। एक बार फिर जगमग हो जाती है हर घर की आंख। वे अपनी नसेनी उतार कर बढ़ जाते हैं अगले मोहल्ले की तरफ, अगले अंधेरे की ओर, अपनी सूची में दर्ज शिकायतों पर निशान लगाते हुए। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। सबको चकमा देकर एक रात मैं किसी स्वप्न की पीठ पर बैठकर उड़ जाऊंगा। हैरत में डाल दूंगा सारी दुनिया को। सब पूछते बैठेंगे कैसे उड़ गया, क्यों उड़ गया। तंग आ गया हूं मैं हर पल नष्ट हो जाने की आशंका से भरी इस दुनिया से। और भी ढेर तमाम जगह हैं इस ब्रह्मांड में। मैं किसी भी दूसरे ग्रह पर जाकर बस जाऊंगा। मैं तो कभी का उड़ गया होता। चाय की गुमटियों और ढाबों में गर्म होते तंदूर पर सिकती रोटियों के लालच में मैं हिलगा रहा इतने दिन।
ट्रक ड्राइवरों से बतियाते हुए मैदान में पड़ी खटियों पर गुजार दी मैंने इतनी रातें। क्या ये सुनने को बैठा रहूं धरती पर कि पालक मत खाओ, मेथी मत खाओ, मत खाओ हरी सब्जियां। मैं सारे सपनों को गूंथ गूंथ कर एक खूब लंबी नसेनी बनाऊंगा और सारे भले लोगों को ऊपर चढ़ाकर हटा लूंगा नसेनी। ऊपर किसी ग्रह पर बैठकर ठेंगा दिखाऊंगा मैं सारे दुष्टों को कि कर डालो जैसे करना हो नष्ट इस दुनिया को। मैं वहीं उगाऊंगा हरी सब्जियां और तंदूर लगाऊंगा। देखना एक रात में सचमुच उड़ जाऊंगा। एक ये कविता है थोड़ी भोपाली अंदाज में। दादा खैरियत नाम के एक अतपगले हुआ करते थे भोपाल में। वहीं पर दादा खैरियत आवाज कसता है जब कोई दादा खैरियत। दर्जन भर गालियां बकते हैं दादा खैरियत। ज्यादा ही तंग करे कोई तो झुंझलाकर पत्थर लेकर दौड़ते हैं दादा खैरियत। ईद कोई दे देता है उन्हें उतरन की शेरवानी धुलवाकर। कोई सिलवा देता है सस्ते लट्ठे का खुसना। कोई दे देता है पुरानी धुरानी अलीगढ़ी टोपी। उसी को साल भर बिना बदले पहनते रहते हैं दादा खैरियत। पान की पीकों से भर चुकी है पिछली ईद को पहनी शेरवानी। जगह जगह से फट चुका है गंदा खुसना। चीकट हो चुकी है टोपी। इसके बाद भी कोई कहे दादा खैरियत तो क्यों ना गालियां बकें दादा खैरियत। दादा खैरियत का भी कोई और नाम रहा होगा पहले जब कोई पूछता होगा दादा खैरियत तो जवाब में वो भी कहते होंगे खैरियत मियां खैरियत, खुदा की मेहरबानी है, अल्लाह का फजल है। खैरियत जैसा लफ्ज सुनते ही भड़क जाते हैं अब दादा खैरियत। एक चिढ़ावनी बन गई है उनकी दादा खैरियत। जब गुजरते हैं बूढ़े दादा खैरियत जुमेराती दरवाजे के नीचे से सर झुकाकर गुजरते हैं। डर लगा रहता है हमेशा कि टकरा ना जाए दरवाजा उनके सर से। दरवाजा जबकि ऊंचा, तिगना या चौगना उनके कद से। कैसा गरूर अपने कद का दादा खैरियत को कि खत्म हो चुकी नवाबी रियासत का बचा हुआ ये आखिरी दरवाजा छोटा पड़ता है उन्हें तनकर निकलने के लिए आज भी। देखो नवाब भोपाल, कुदसिया बेगम, शाहजहां बेगम, बेगम सुल्तान जहां, देखो कि कितने ऊंचे तुम्हारे विशाल दरवाजे, कितने बोने तुम्हारे बड़े बड़े महले कद पगले बूढ़े के आगे। खत्म हो चुकी नवाबी, खत्म हो चुकी रियासत, खत्म हो चुके नवाब की दयानतदारी के किस्से। 5 दरवाजों में बंद शहर फैल गया इतना बाहर कि शहर के बीचों बीच आ गए 5 दरवाजे। एक के बाद एक तोड़े गए 4 दरवाजे, बचा रह गया सिर्फ एक दरवाजा, जुमेराती दरवाजा, जिसके नीचे से जब गुजरते हैं दादा खैरियत तो मोखों से सिर निकाल कर गुटरगू करते चिल्लाते हैं कबूतर दादा खैरियत, दादा खैरियत। आपस में इकट्ठे हो जाते हैं महल्ले के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं महल्ले के लड़के जिनके पास न खेलने का वक्त न खेलने को हॉकी फुटबॉल। देखते ही दौड़ पड़ते हैं लड़के पीछे पीछे चिल्लाते हुए दादा खैरियत, दादा खैरियत। इधर उधर दौड़ते हाँफ जाते हैं दादा खैरियत। गालियां बकते बकते रुंध जाता है गला। उड़ने लगता है थूक मुंह से। फोकट का तमाशा, मनोरंजन सबका दरवाजे से बाहर। चूने रामरज गेरू की दुकान लगाने वालियों, बसोड़ों मालियों और मूंगफली के ठेले वालों, होटल में चाय लगाने वाले लड़कों के लिए बिना दाम का मन बहलाओ। जब ज्यादा तंग करते हैं लड़के, जब ज्यादा तंग आ जाते हैं दादा खैरियत तो आगे बढ़कर कोई ना कोई भगा देता है लड़कों को। थमा देता है कोई ठेले वाला मुट्ठी भर मूंगफलियां, या ईरानी होटल से कोई मंगा देता है एक चालू चाय दादा खैरियत के लिए। कहां बची है खैरियत, किसकी बची है खैरियत। चलन ना हो कहने का तो कौन कह सकता है इस जमाने में खैरियत मियां खैरियत। कम से कम चढ़ाने के बहाने कह लेते हैं लोग खैरियत। चढ़ाने से बाज नहीं आते और गाली देने से बाज नहीं आते दादा खैरियत। यथा वैरोचते विश्वम् तथेदं परिवार